क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट होती है और किंगडम क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट होती है। जब हम स्पीसीज से ऊपर की तरफ जाते हैं, किंगडम की तरफ जाते हैं, तो डिफरेंसेस बढ़ते हैं और सिमिलरिटीज कम होती है। ठीक इसी तरीके से जब हम किंगडम से नीचे की तरफ, स्पीसीज की तरफ आते हैं, तो सिमिलरिटीज क्या होती है? बढ़ती है। तो क्लासिफिकेशन के 4 स्टेप्स हैं। इसमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये 4 स्टेप्स क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है स्पीसीज के बीच में बहुत सारी वेरिएशंस हैं और अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हैं, ये एनसीईआरटी कहती है। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। और आज नीट से डॉक्टर की सीट तक बैठने के सफर में, जर्नी में, ये पहला स्टॉप है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड एक बहुत बेसिक सा और बहुत इजी सा चैप्टर है। क्लास 11th की बायो का फर्स्ट चैप्टर और नीट का भी फर्स्ट चैप्टर, नीट 2024। तो स्पेशली नीट के बच्चों के लिए चैप्टर है और 11th के बच्चों के लिए भी ये चैप्टर है। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि इस चैप्टर से कुछ पार्ट एनसीईआरटी ने हटा दिया है और नीट के सिलेबस से भी वो पार्ट हट गया है। ठीक है ना। जैसे टैक्सोनॉमिक एड्स हो गए, इसको हटा दिया गया है। लिविंग के जो कैरेक्टर्स हैं, जो फीचर्स है, डिफाइनिंग फीचर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गए, ये सारे क्या हो गए हैं? रिमूव हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है ना। तो अब आपको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? इस चैप्टर के अंदर आपको स्टडी करनी है बच्चों। इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़नी है, जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज को अलग अलग तरीके से सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। और इस तरीके के फ्लो चार्ट्स और अट्रैक्टिव नोट्स के साथ आज हम इस चैप्टर को इस वन शॉट में क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, मैं आगे आपको बिल्कुल नहीं दिखूंगा ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। आपके सामने नोट्स होंगी, अट्रैक्टिव नोट्स होंगी, स्लाइड्स होंगी और उनके साथ आप क्या करोगे? अपनी भी नोट्स बनाते रहोगे और जो मैं आपको समझाता रहूंगा उसको भी आप क्या करते रहोगे? नोट करते रहोगे। तो ये बहुत इजी लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने बहुत इजी तरीके से चीजें आपको डिलीवर की हैं और आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़नी है, एक चीज अच्छे से समझनी है, क्वालिटी के साथ समझनी है, क्योंकि इधर उधर की कोई बातें नहीं होंगी, केवल टॉपिक टू टॉपिक बातें चलेंगी यहाँ पर। ठीक है ना। ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके लिए एक एक सेकंड बच्चों क्या है? इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। तो आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को करना है। टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना ही चाहिए। ठीक है। तो बिना एक्स्ट्रा टाइम को गवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए, हम नीट की बायो का, बॉटनी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड की पहली अट्रैक्टिव और फैंटास्टिक स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। देखो बच्चों, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। लाइफ की जो वेरिएशन है इस अर्थ पर, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे जो लाइफ की वैरायटी है, अलग अलग तरह की लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं और उनमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। तो एनसीईआरटी में मेंशन है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हैं, नोन है, जिनको साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ चुके हैं, खोज चुके हैं, जिनके बारे में स्टडी हो चुकी है। ठीक है ना। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर डिस्कवर्ड। ठीक है। अब जब हम अलग अलग जगह जाते हैं तो एक ही प्लांट का या एक ही एनिमल को ना अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी को लोकल नेम कहते हैं। वर्नेक्युलर नेम भी कहा जाता है इसको, लोकल नेम को, क्योंकि लोकल रीजन में ना नाम वेरी करता है। ठीक है। जैसे एक ही सिटी के अलग अलग लोकल रीजन होंगे तो एक ही चीज को अलग अलग नामों से जाना जाएगा। अलग अलग कंट्रीज में जाओगे तो आपको एक ही एनिमल के अलग अलग नाम दिखेंगे। तो ऐसे में साइंटिस्ट को स्टडी करने में कंफ्यूजन होता था और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ी बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम की, जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। ठीक है ना। जैसे मेंगीफेरा इंडिका केवल आम को ही बोला जाता है, किसी दूसरे को नहीं बोला जाता है। ठीक है ना। मेंगीफेरा इंडिका
अगर आप इंडिया में हो तब भी आप मेंगीफेरा इंडिका बोलोगे, इटली में हो तब भी आप यही बोलोगे, जर्मन में भी, रशिया में भी, अमेरिका में भी, हर एक कंट्री के साइंटिस्ट इसको मेंगीफेरा इंडिका ही कहेंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो लोकल नेम में कन्फ्यूजन था, लोकल नेम में लैंग्वेज एक बैरियर बन रही थी साइंटिस्ट के सामने। अब जैसे अमेरिका का कोई साइंटिस्ट इंडिया में आ रहा है और उसको किसी एनिमल पर या किसी प्लांट पर स्टडी करनी है तो उसको दिक्कत होती थी, क्योंकि यहाँ पर उसका लोकल नेम उसको दूसरा मिलता था, दूसरी जगह जाता था तो उसको कुछ और नाम मिलता था। तो इस परेशानी को किसने दूर किया? कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दूर किया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो वेरी नहीं करता प्लेस टू प्लेस। जैसे लोकल नेम वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। आपका घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है, आप स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका नाम जो रियल नेम है वही होना चाहिए ना। तो साइंटिफिक नेम को आप रियल नेम बोल सकते हो किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल का, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है, नॉमेनक्लेचर बोला जाता है इसको। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चाहे प्लांट को दे रहे हो चाहे एनिमल को दे रहे हो, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर से पहले हमें उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर के बेसिस पर हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। समझ आया? ठीक है। तो बिफोर नॉमेनक्लेचर वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। हमको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है नॉमेनक्लेचर से पहले। उसमें कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। आप किसी फॉरेस्ट में गए, वहां पर आपने कोई प्लांट देखा, उसमें फ्लावर की पोजीशन देखी, उसकी लेंथ देखी, हाइट देखी, उसमें जो लीफ देखी आपने, लीफ का स्ट्रक्चर देखा, है ना। जो चीजें बाहर से दिख रही हैं उनको आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बोल देते हो। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर आप उसको आइडेंटिफाई करते हो और इसी को आप क्या बोलते हो? आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। और आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसका क्या करते हो? नॉमेनक्लेचर करते हो, उसको कोई पर्टिकुलर नाम देते हो, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं फॉर नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम नाम देते हैं ना तो उसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। प्लांट्स, जब कोई नया प्लांट हमको मिलता है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसको कोई नाम देना पड़ता है। तो वो कौन देता है? आईसीबीएन। प्लांट्स के लिए काम कौन कर रहा है? आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो आईसीजेडएन जो है ये एनिमल के लिए है और आईसीबीएन जो है ये प्लांट्स के लिए है, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है। द्विनाम पद्धति है ये नामकरण की, नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको सबसे पहले डेवलप किया था कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस ने 3 बुक्स भी लिखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिस्टेमा नेचुरे, स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटेनिका। तो सिस्टेमा नेचुरे जो है ये एनिमल के लिए, इसमें साइंटिफिक नेम्स भी मिल जाएंगे एनिमल के हमको, ठीक है। तो 1735 में उन्होंने लिखा था सिस्टेमा नेचुरे। उसके बाद उन्होंने पब्लिश की थी 1753 में प्लांट्स के लिए स्पीसीज प्लांटेरम, और जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं उन्होंने, उसके लिए उन्होंने पब्लिश की थी फिलोसोफिया बोटेनिका। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव 2 नेम्स। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके 2 नाम होते हैं। ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के कितने नाम होते हैं? 2 नाम होते हैं। 2 नाम से ही उसका एक नाम बनता है। और इन दोनों नामों को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं? साइंटिफिक नेम बोल देते हैं, जो बनता है 2 वर्ड से, फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड कहलाता है जीनस। क्या कहलाता है? जीनस, GENUS है ये, ठीक है ना, जीनस। और सेकंड नेम कहलाता है आपका स्पीसीज। क्या कहलाता है? स्पीसीज। तो जो जीनस वाला नाम है उसको हम बोल देते हैं जेनेरिक नेम, और जो स्पीसीज वाला नाम है उसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। अब जो जेनेरिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। मैं लेटर की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, वर्ड की नहीं। जो जेनेरिक नेम में जो वर्ड होगा, उस वर्ड का जो पहला लेटर होगा, पहला अक्षर होगा, वो कैपिटल होगा।
कैपिटल लेटर होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। लिखते टाइम हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो साइंटिफिक नेम को रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। और जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं बाइनोमियल एपिथेट, बाइनोमियल एपिथेट। अब जैसे यहाँ पर मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका और दोनों को मैंने अंडरलाइन किया है। तो जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमको पहली बात ये ध्यान रखना है कि जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है। मैंगीफेरा में एम कैपिटल है और उसकी जो जीनस है, जेनेरिक स्पीसीज है, स्पेसिफिक एपिथेट है, उसमें जो आई है वो आपको स्मॉल दिख रहा होगा। दोनों को मैंने अलग अलग अंडरलाइन किया है, ये नहीं कि आपने पूरा ही ऐसे अंडरलाइन कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा। यह आपको अंडरलाइन नहीं करना है तो हम उसको इटैलिक में लिख सकते हैं इस तरीके से। जब हम प्रिंटेड कंप्यूटर वगैरह में टाइप करते हैं तो हम उसको इटैलिक में लिख लेते हैं, इटैलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंगीफेरा इंडिका लीनियस। अब यहाँ पर ये छोटा सा क्या है, LINN। देखो कोई भी साइंटिफिक नेम होता है ना, तो अगर उसके सामने इस तरीके से कोई साइंटिस्ट का नाम आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस साइंटिस्ट ने इस साइंटिफिक नेम को दिया था सबसे पहले। तो लीनियस साहब ने सबसे पहले मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका का नाम दिया था, इसीलिए लीनियस का हमने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दिया LINN लीनियस, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये कि इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर प्लांट को या एनिमल को ये नाम दिया है। समझ आया इतना, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूल्स की। रूल्स क्या कहता है, देखो जो ये जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट है इसमें कुछ रूल्स है साइंटिफिक नेम के। साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों भाई, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज क्या है, डेड लैंग्वेज है, ये किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो पहली बात ये लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। दूसरी बात जो जेनेरिक नेम है ना ये सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जेनेरिक नेम एक ही है, सेम भी हो सकता है। और स्पेसिफिक एपिथेट भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा यहाँ पर क्या है, पैंथेरा यहाँ पर जेनेरिक नेम है और लियो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। पैंथेरा यहाँ पर क्या है, जेनेरिक नेम है और टिग्रिस यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, पैंथेरा दिख रहा है। तो पैंथेरा यहाँ पर कॉमन है, मतलब जीनस यहाँ पर कॉमन है, इसलिए हमने बोलते हैं जेनेरिक नेम कैन बी सेम, सेम हो सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली स्पेसिफिक एपिथेट कैन आल्सो बी सेम, ठीक है ना। यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका है और रोजा इंडिका है। गुलाब को बोलते हैं रोजा इंडिका, आम को बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। तो दोनों का स्पेसिफिक एपिथेट हमने सेम कर दिया, इंडिका इंडिका। यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो सकता है पाइनस ग्लेब्रा और इलेक्स ग्लेब्रा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको ग्लेब्रा ग्लेब्रा सेम दिख रहा होगा, तो स्पेसिफिक एपिथेट कैन बी सेम, ये भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोटोनियम क्या होता है, टोटोनियम का सीधा मतलब होता है कि जब, देखो पहली बार टोटोनियम केवल एनिमल को ही दिया जाता है, प्लांट्स को नहीं दिया जाता है। टोटोनियम का मतलब होता है जब जीनस और स्पीसीज दोनों सेम होती हैं, जब जीनस और स्पीसीज दोनों सेम होती हैं तो उसको हम टोटोनियम कहते हैं। बोथ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेम। जैसे कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, तो नाजा नाजा दोनों सेम वर्ड आ रहे हैं। और रैट का हो जाता है रेटस रेटस, दोनों सेम आ रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों टोटोनियम। क्या बोलते हैं इसको, टोटोनियम, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ये कहती है कि जो फर्स्ट गिवन नेम है ना वो वैलिड होगा। जैसे आपके माँ बाप आपको कोई नाम देते हैं तो वो वैलिड होता है ना। अब कुछ दिन बाद आपके कोई रिलेटिव आ गए, उन्होंने आपको किसी और नाम से पुकार दिया, तो वो नाम वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। वैलिड कौन सा नाम होगा, जो आपको आपके माँ बाप ने दिया है। फर्स्ट गिवन नेम मस्ट है प्रायोरिटी, ठीक है ना। फर्स्ट गिवन नेम के पास प्रायोरिटी होती है इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट नेम यहाँ पर वैलिड होता है और जो दूसरा नाम होता है वो कंसीडर किया जाता है उसका सिनोनिम्स की तरह, उसके पर्यायवाची की तरह। जैसे एल्बिगो कैंडिडा है, एल्बिगो कैंडिडा एक फंगस होता है, एक फंजाई होती है। तो इसका साइंटिफिक नेम एल्बिगो कैंडिडा है, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद किसी दूसरे साइंटिस्ट ने इसको बोल दिया सिस्टोपस कैंडिडेट। तो ये वैलिड नहीं है, हालांकि इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लेकिन ये वैलिड नहीं है। वैलिड कौन सा माना जाएगा आपका, फर्स्ट गिवन नेम मस्ट बी वैलिड, ठीक है ना। ये प्रायर है, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये है
प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का वैसा सीधा मतलब ये है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं ना तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एपी कैंडोले ने क्या कहा था कि टैक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है, क्लासिफिकेशन के क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं और क्या रूल्स है, क्या नियम है, इन सब की स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, जो ग्रीक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है, और वो ग्रीक वर्ड है टैक्सिस, ठीक है। तो इससे इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई है, इससे ये ओरिजिनेट हुआ है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो कैरोलस लीनियस है, और टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने दिया था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतना? अच्छा, अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी बच्चों, क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड सेकंड वन इज मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को। जब हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। जैसे आप किसी प्लांट को देखते हो, अब उस प्लांट में आप जो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसकी आप हाइट देख सकते हो अपनी आंखों से, उसकी पत्तियों का कलर आप देख सकते हो, वो मोटा है या पतला है, वो हर्ब कैटेगरी का है, श्रब कैटेगरी का है, या फिर ट्री कैटेगरी का है, ये आप सब देख सकते हो ना। उसमें लीफ की पोजीशन क्या है ना, वेनेशन क्या है, रेटिकुलेट, पैरेलल, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इनको बोलते हैं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है वो बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। भाई आपने बाहर बाहर के कैरेक्टर्स देख लिए। अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमी मतलब उसके अंदर की पूरी सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना, है ना, उसके अंदर जो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सेल की स्टडी करना, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी है। ऑन्टोजेनी, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताना, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस को मतलब उसकी क्या करना, स्टडी करना, मतलब वो कौन सी दूसरी स्पीसीज से इवोल्व हुआ है, इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो उसके इवोल्यूशन की भी स्टडी करना, कैसे वो इवोल्व हुआ है, और उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना लाभदायक है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ प्लांट्स के इंटरनल कैरेक्टर्स की भी स्टडी की जाती है। तो अगर हम बोले दोनों में कंपैरिजन करें तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज बेटर देन क्लासिकल टैक्सोनॉमी। दोनों में बेटर कौन सा है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी है। समझ आया? ठीक है। अब हम टैक्सोनॉमी की स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। स्टेप्स में होते हैं कैरेक्टराइजेशन। अगर कैरेक्टराइजेशन ऑप्शन में नहीं है तो आप लिखोगे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। लेकिन अगर कैरेक्टराइजेशन ऑप्शन में है तो आपका आंसर कैरेक्टराइजेशन ही होना चाहिए। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब प्लांट्स के कैरेक्टर्स को देखना, ऑब्जर्व करना, उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करना, है ना, और कैरेक्टर के बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई करने को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जब आपने उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर दिया तो फिर आप उसको क्लासीफाई करते हो, है ना, उसको एक प्रॉपर किंगडम में रखते हो। अगर प्लांट है तो प्लांटी में रखोगे, एनिमल है तो एनिमेलिया में रखोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। उसके बाद किंगडम के बाद उसको आप फाइलम में रखोगे, किंगडम, फाइलम, फिर कोई पर्टिकुलर क्लास उसको दोगे आप, किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। और जब पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है तो फिर उसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। उसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की। अब सिस्टमैटिक्स क्या है भाई? जैसे टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड से आया था, सिस्टमैटिक जो है ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है। सिस्टमैटिक का मतलब होता है सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, है ना। सिस्टमैटिकली उसको स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव
कंपेरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जी सिम्पसन ने ये डेफिनेशन दी थी। सिस्टमैटिक का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझना, स्टडी करना कि वो कहाँ से इवोल्व हुआ है, कहाँ से वो इवोल्व हुआ है। तो उसमें हम टैक्सोनॉमी तो देखते ही देखते हैं भाई। सिस्टमैटिक के अंदर आप कैरेक्टराइजेशन भी करते हो, आइडेंटिफिकेशन भी करते हो, क्लासिफिकेशन भी करते हो, नॉमेनक्लेचर भी करते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप फाइलोजेनी की भी स्टडी करते हो कि वो कहाँ से इवोल्व हुआ है, कहाँ से उसका विकास हुआ है, किस स्पीसीज से वो आया है, कैसे आया है। तो टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी इज इक्वल टू सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते थे, सिस्टमैटिक्स बोल देते हैं। तो इसमें ये एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है हमको। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में कौन बेटर है, तो सिस्टमैटिक बेटर है, क्योंकि इसमें टैक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनी भी ऐड है। समझ आया? ठीक है। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बेसिकली यहाँ पर 7 हैं, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यहाँ पर हैं बेसिकली। अब जो ये 7 कैटेगरीज हैं बच्चों, ये जो 7 कैटेगरीज हैं ये है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है। किंगडम, फाइलम, अगर एनिमल है तो उसको आप फाइलम में रखोगे, प्लांट है तो उसके लिए डिवीजन बनाया गया है, प्लांट में डिवीजन। तो किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो फाइलम एनिमल के लिए है, डिवीजन प्लांट्स के लिए होता है। किंगडम जो है ये बिगेस्ट यूनिट है और आपकी जो स्पीसीज है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब यहां पर एक चीज और समझना, जैसे आप बोलते हो भाई क्लास, तो क्लास एक रियल कैटेगरी है, लेकिन अगर जब आप सब क्लास वर्ड यूज करते हो तो सब क्लास एक रियल कैटेगरी नहीं है। सब क्लास एक इंटरमीडिएट कैटेगरी है। सब क्लास एक ऑर्डर रियल कैटेगरी है, सब ऑर्डर इंटरमीडिएट कैटेगरी है। फैमिली रियल कैटेगरी है, सब फैमिली इंटरमीडिएट कैटेगरी है। समझ आया? तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें सब वर्ड आपको नहीं मिलेगा, जैसे ऑर्डर, सब ऑर्डर इसमें नहीं पढ़ना है। क्लास, सब ऑर्डर, आपको सब क्लास इसमें नहीं पढ़नी है, केवल क्लास पढ़नी है, केवल ऑर्डर पढ़ना है, केवल फैमिली, केवल जीनस, केवल स्पीसीज। समझ आया? अब यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक्चुअली में होती क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये किंगडम है ना। अब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे कि किंगडम 5 होते, 5 किंगडम आपने पढ़े होंगे। प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, फंजाई हो गया, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। ठीक है। तो किंगडम में जैसे मैंने बोला एनिमेलिया, जैसे मैंने बोला एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया, तो ये एक क्या है, कैटेगरी है। ये एक कैटेगरी है। किंगडम एक क्या है, कैटेगरी है। किंगडम एक कैटेगरी है, लेकिन जब मैंने बोला एनिमेलिया या प्लांटी तो ये क्या है, टैक्सोन है, टैक्सोन है। ठीक है ना। अब जो ये किंगडम, फाइलम है, इनको आप टैक्सा भी बोलते हो, और इनके अंदर जो रैंक है उसको हम बोलते हैं टैक्सोन। क्या बोलते हैं हम उसको, टैक्सोन। जैसे भाई एक 4-5 डॉग है तो वो सब स्पीसीज हैं, किसकी, डॉग। तो स्पीसीज क्या है, कैटेगरी है। और डॉग अपने आप में, डॉग बोलने से आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो डॉग की तस्वीर। ठीक है ना, उसकी इमेज आप इमेजिन कर सकते हो। तो डॉग बोलने से क्या हो गया, वो टैक्सोन है, टैक्सोन है। आपको मैंने बोला एप्पल, एप्पल स्पीसीज है, स्पीसीज एप्पल। एप्पल की जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो मैंने जब बोला एप्पल, तो एप्पल बोलना टैक्सोन है, लेकिन स्पीसीज बोलना क्या है, कैटेगरी है। समझ आया? टैक्सोन और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट 1 टैक्सोन और 1 रैंक। हर एक जो कैटेगरी होती है वो एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट करती है, एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। किंगडम एक कैटेगरी है, एनिमेलिया एक रैंक है, एक टैक्सोन है। फाइलम एक कैटेगरी है या टैक्सा है, और उसके अंदर कॉर्डेटा जो है एक क्या है, रैंक है, एक टैक्सोन है। क्लास क्या है, एक टैक्सा है, एक कैटेगरी है। मैमेलिया क्या है, एक टैक्सोन है। ऑर्डर कैटेगरी है, प्राइमेट्स टैक्सोन है। फैमिली कैटेगरी है, होमिनिडी क्या है, टैक्सोन है। जीनस कैटेगरी है, होमो क्या है, टैक्सोन है। स्पीसीज कैटेगरी है, सेपियंस क्या है, टैक्सोन है। इसी तरीके से प्लांटी क्या है, टैक्सोन है।
मैग्नोलियोफाइटा क्या है? टैक्सोन है। मैग्नोलियोप्सिडा क्या है? टैक्सोन है। फेबेल्स क्या है? टैक्सोन है। फेबेसी क्या है? टैक्सोन है। पाइजम क्या है? टैक्सोन है। सेटाइवम क्या है? टैक्सोन है। ठीक है ना। और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या है? कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज हैं। तो किंगडम जैसे कैटेगरीज हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना। किंगडम बोलने से आप कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते, बस आप ये इमेजिन कर सकते हो प्लांटी। अब जब मैंने बोला प्लांटी, जब मैंने बोला एनिमेलिया, तो एनिमेलिया बोलने से आपने बहुत सारे एनिमल्स को इमेजिन किया। तो एनिमेलिया क्या है? टैक्सोन है, वो रियल है। वो क्या है? रियल है। ठीक। जैसा डॉग बोलना टैक्सोन है और स्पीसीज बोलना क्या है? कैटेगरी है। तो हर एक कैटेगरी जो है वो एक टैक्सोन या रैंक को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। किंगडम से स्पीसीज की तरफ जब आप जाते हो तो उसको टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। किंगडम से स्पीसीज की तरफ जब आते हो तो उसको टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हो। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है ना। ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हो तो सिमिलरिटीज बढ़ती हैं, डिफरेंसेस कम होते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जब आप जाते हो तो सिमिलरिटीज घटती हैं और डिफरेंसेस बढ़ते हैं। समझ आया? समझ आया। ठीक है। तो ये है आपका हायर टू लोअर, इसको बोलते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ये ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है, होमो सैपियंस हमारा साइंटिफिक नेम है, और ये पी मटर का क्लासिफिकेशन है। तो ह्यूमन का किंगडम क्या है? एनिमेलिया है। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है। क्लास क्या है? मैमेलिया है। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। फैमिली क्या है? होमिनिडी। जीनस क्या है? होमो। और स्पीसीज क्या है? सैपियंस। तो जीनस और स्पीसीज से मिलकर के बना बायोलॉजिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम यानी कि जूलॉजिकल नेम होमो सैपियंस, और मटर का पाइजम सेटाइवम। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टैक्सोन एट सेम लेवल। कभी कभी डिफरेंट टैक्सोन एक ही लेवल पे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेवल एक ही है, स्पीसीज का लेवल है। अब डॉग भी एक स्पीसीज है, लॉयन भी एक स्पीसीज है, टाइगर भी एक स्पीसीज है। तो सेम स्पीसीज पर डिफरेंट टैक्सोन है। डॉग अलग है, लॉयन अलग है, टाइगर अलग है ना। तीनों कॉर्निवोर हैं, ऑर्डर तीनों का एक हो सकता है। ठीक है। और तीनों क्या है? स्पीसीज है। अब डिफरेंट की बात करें, डिफरेंट टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल। लेवल भी अलग है, टैक्सोन भी अलग है। जैसे टाइगर अलग है, मैंगीफेरा अलग है, प्राइमेट्स अलग है। तो प्राइमेट्स अपने आप में एक ऑर्डर है, मैंगीफेरा अपने आप में एक जीनस है, और टाइगर अपने आप में एक स्पीसीज है। ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल। तो ये नीचे क्या है आपके? लेवल, कैटेगरीज, और ऊपर क्या है आपके? टैक्सोन। तो डिफरेंट टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे स्पीसीज की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? स्पीसीज की। ठीक है। अब स्पीसीज क्या है भाई? स्पीसीज वर्ड जो दिया था सबसे पहले जॉन रे ने दिया था। स्पीसीज बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और सबसे लास्ट में आती है आपकी स्पीसीज। तो हम कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, लोअर टू हायर पढ़ेंगे इनको। तो पहले हम स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं कि स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, और इस वर्ड को जॉन रे ने दिया था। जॉन रे ने दिया था। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज शोज मार्फोलॉजिकल, फंडामेंटल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज। जो सेम स्पीसीज की इंडिविजुअल्स होते हैं वो मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी शो करते हैं, फंडामेंटल सिमिलरिटी शो करते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज शो करते हैं। जैसे एक स्पीसीज है ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर जितने भी इंडिविजुअल है ना वो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करेंगे। भाई आप ये तो बता ही दोगे ना देख करके कि ये इंसान है, इंसान जैसी बॉडी को देख करके, है ना। या कोई डॉग आप देख रहे हो तो आप ये तो बता ही दोगे ना ये डॉग है। ठीक है। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख करके उसकी, कि ऐसा दिख रहा है तो ये डॉग है, ऐसा दिख रहा है तो ये काऊ है, ऐसा दिख रहा है तो ये बुफालो है, ऐसा दिख रहा है तो ये जैकाल है। ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो जो एक ही स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं ना उनमें मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर में सिमिलरिटी होती है। ठीक है। मतलब उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है। फंडामेंटल की बात करें तो उनका खाना पीना, रहना सहना, ठीक है, ये सब फंडामेंटल में आ जाता है। क्यों, कैसे खा रहे हैं, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, तो ये फंडामेंटल हो गया। ठीक है। तो इसमें भी उनकी सिमिलरिटीज होती है। और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज का मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी उनमें एक जैसे ही होती है, एक जैसे ही होती है। समझ आया? तो ये है इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज की बात, कि एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो अलग अलग जो है कि मार्फोलॉजिकल, फंडामेंटल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है।
अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इसको दिया था बच्चों अर्नस्ट मेयर ने। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज यानी कोई ग्रुप, कैन इंटरब्रीड टुगेदर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज। मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज आर इंटरब्रीडिंग टुगेदर, सेम स्पीसीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन वो किसी दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, दूसरों के साथ नहीं, दूसरी स्पीसीज के इंडिविजुअल के साथ नहीं। तो एक ही स्पीसीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। मतलब उनमें जो रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी होती है, लेकिन वो आइसोलेटेड होते हैं अदर स्पीसीज से, दूसरी स्पीसीज के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। समझ आया? अब हम बात करेंगे स्पीसीज के बाद जीनस। अब जीनस क्या है, जीनस है ग्रुप। अब जैसे मैंने बताया स्पीसीज, स्पीसीज को आप किसका ग्रुप बोल सकते हो, स्पीसीज के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं ना, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आप इसको बोल सकते हो। इसी तरीके से आप जीनस को क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ या एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जितनी भी स्पीसीज हैं उन सब स्पीसीज को मिला करके क्या बोल देते हैं हम, जीनस। क्या बोल देते हैं, जीनस बोल देते हैं। स्पीसीज को मिला करके हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते थे। मतलब स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे यहां पर है सोलेनम, सोलेनम, स्पेसिफिक एपिथेट अलग है, ट्यूबरोसम, मेलोंगेना और नाइग्रम। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंगेना और सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का नाम है, साइंटिफिक नाम है। सोलेनम मेलोंगेना क्या है, ब्रिंजल है। और सोलेनम नाइग्रम क्या है, ब्लैक नाइट शेड होता है एक। ठीक है। और पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा टिग्रिस हो गया और पैंथेरा पार्डस हो गया। ये भी अलग अलग हो गए। पैंथेरा लियो मतलब लॉयन हो गया, पैंथेरा टाइग्रस मतलब टाइगर हो गया और पैंथेरा पार्डस मतलब लियोपर्ड हो गया। इनके ये साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर सोलेनम तो क्या है, सोलेनम तो बच्चों एक क्या है, जीनस है। लेकिन इस जीनस के अंदर भी अलग अलग स्पीसीज आ रही हैं। ट्यूबरोसम आ रहा है, मेलोंगेना आ रहा है, नाइग्रम आ रहा है। ऐसे पैंथेरा यहाँ पर एक जीनस है। पैंथेरा क्या है, एक जीनस है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग 3 स्पीसीज आ रही है, लियो, टिग्रिस और पार्डस। पैंथेरा लियो लॉयन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर और पैंथेरा पार्डस लियोपर्ड। समझ आया ना? अब यहां पर एक चीज देखिए, इफ मोर देन 1 स्पीसीज प्रेजेंट इन 1 जीनस कॉल्ड पॉलीटिपिक जीनस। अगर एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, जैसे इसके अंदर सोलेनम के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज है, तो इसको हम बोलते थे पॉलीटिपिक जीनस। तो सोलेनम एक पॉलीटिपिक जीनस हम बोल सकते हैं। बट इफ 1 स्पीसीज प्रेजेंट इन 1 जीनस कॉल्ड मोनोटिपिक जीनस। लेकिन अगर एक स्पीसीज एक जीनस के अंदर प्रेजेंट है तो उसको मोनोटिपिक जीनस कहते हैं। जैसे होमो सैपियंस, इंसान है, इंसान के अंदर इंसान ही है ना, दूसरी कोई स्पीसीज थोड़ी है। तो होमो सैपियंस, तो होमो एक जीनस है, उसके अंदर एक ही स्पीसीज है, सैपियंस। ऐसे फैलिस कैटस, कैट का साइंटिफिक नेम है। कैट के अंदर भी केवल फैलिस एक जीनस है और उसके अंदर एक ही स्पीसीज है, कैटस, कैट। ठीक है। तो उसको बोलते हैं मोनोटिपिक। तो पॉलीटिपिक मतलब एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज का होना, मोनोटिपिक मतलब एक जीनस के अंदर एक स्पीसीज का होना। क्लियर हो गया जीनस का कॉन्सेप्ट? अब हम बात करेंगे फैमिली की। फैमिली की बात करेंगे। फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस है। जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को मैंने क्या बोला, जीनस बोला। ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को मैं क्या बोलूंगा, फैमिली बोलूंगा। अब मैंने एक जीनस यहां से उठा दिया पैंथेरा और एक उठा दिया मैंने फैलिस। तो ये दोनों क्या है, जीनस हैं, पैंथेरा और फैलिस। लेकिन इनसे एक फैमिली बन गई फेलिडी। क्या बन गई, फेलिडी। ऐसे ही मैंने एक जीनस उठा दिया सोलेनम, एक उठा दिया दतूरा और एक बोल दिया पेट्यूनिया। ये तीनों क्या है, जीनस हैं। लेकिन इन तीनों जीनस को उठा करके एक फैमिली में मैंने रख दिया सोलेनेसी। किस में रख दिया, सोलेनेसी। तो ये किसके बेसिस पर रखा मैंने, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बेसिस पे रखा। इनमें वेजिटेटिव मतलब इनका लीफ, इनका स्टेम, इनकी रूट में सिमिलरिटी है। रिप्रोडक्टिव मतलब इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सिमिलरिटीज हैं। इसलिए इस बेसिस पर मैंने
इन दोनों को उठा करके इस फैमिली में रख दिया और इन तीनों को उठा करके सोलेनेसी में रख दिया, तो ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस हो गया। आई होप आप समझ ही गए होंगे इसको। अब हम बात करेंगे ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है ग्रुप ऑफ फैमिलीज, एग्रीगेशन ऑफ फैमिलीज, रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, तो स्पीसीज के अंदर क्या आते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। जीनस के अंदर क्या आता है? बहुत सारी स्पीसीज आती है ना। फैमिली के अंदर, ऑर्डर के अंदर क्या आएंगी? बहुत सारी फैमिलीज आएंगी। अब जैसे यहाँ पर देखो, फैमिली के अंदर क्या आया? फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आ गए, और यहाँ पर ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली आ जाएंगी। ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली आ जाएंगी, बहुत सारी फैमिली आ जाएंगी। जैसे यहाँ से मैंने एक फैमिली उठाई फेलिडी, एक उठाई कैनिडी, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? फैमिलीज हैं। अब इनका एक ऑर्डर है कॉर्निवोरा। किस बेसिस पे रख दिया भाई? ऑन द बेसिस ऑफ कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ होती है ना इनमें, जिसकी मदद से ये मांस खाते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, ठीक है ना। तो उस बेसिस पर मैंने इन दोनों फैमिलीज को एक ऑर्डर में रख दिया, कार्निवोरा, कार्निवोरा, ठीक है। अब एक यहां से उठा दिया मैंने, मान लो एक फैमिली मैंने उठा दी कन्वोल्वुलेसी, कन्वोल्वुलेसी, और दूसरी है सोलेनेसी। तो जो कन्वोल्वुलेसी है और सोलेनेसी है, ये दोनों फैमिली हैं, और इन दोनों को मैंने एक ऑर्डर में रख दिया, पॉलीमोनियल्स, पोलीमोनियल्स, पोलीमोनियल्स, ठीक है। अब मैंगो का एक ही वो है, मैंगो का एक ही ऑर्डर है, मतलब एक ही ऑर्डर है जिसके अंदर मैंगो आता है, और उसका नाम है सेपिनडेल्स। क्या है? सेपिनडेल्स। तो मैंगो किस में आता है? सेपिनडेल्स में आता है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक इंफॉर्मेशन लिखी थी, डॉग, डॉग जो है, डॉग कैनेडी, कैनेडी फैमिली में आता है, और जो स्वीट पोटैटो है वो किस में आ जाता है? कॉर्नवोल्वुलेसी, कॉर्नवोल्वुलेसी। ये स्वीट पोटैटो की क्या है? फैमिली है, ठीक है। तो ये सेपरेटली है, इसलिए उनको सेपरेटली लिखा गया है, उनके अंदर और कोई और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखिए, ये किस बेसिस पे किया है? फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, क्योंकि ये फ्लावर्स है ना, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनमें सिमिलरिटी है, इसलिए इस बेसिस पर इनको पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर क्या कर दिया हमने? प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लास की। क्लास की, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए एक स्पीसीज के अंदर, बहुत सारी स्पीसीज आई एक जीनस के अंदर, बहुत सारे जीनस आए एक फैमिली के अंदर, बहुत सारी फैमिली आई एक ऑर्डर के अंदर, अब बहुत सारे ऑर्डर आएंगे एक क्लास के अंदर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब जैसे एक ऑर्डर उठा दिया सेपिनडेल्स, एक उठा दिया पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ये क्या है? ऑर्डर है, और इन दोनों को कहाँ रख दिया? डाइकोटिलेडनी में रख दिया, डाइकोटिलिडनी, ये क्लास है। डाइकोटिलिडनी क्या है? एक क्लास है, ठीक है। रोडियंशिया, कार्निवोरा, प्राइमेटा, ये क्या है? ऑर्डर है, और इनको एक क्लास में रख दिया, दैट इज मैमल्स। जैसे हम भी मैमल्स में आते हैं, तो ये किस बेसिस पे है? मैमरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड होती है ना, इनको स्तनधारी बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। और जिनकी स्किन पर क्या होते हैं? हेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर होते हैं, तो वो मैमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर है? तो इन तीनों ऑर्डर को हमने किस में रख दिया? किस क्लास में रख दिया? मैमल्स में रख दिया। अब फाइलम की बात करते हैं या डिवीजन की बात करते हैं, तो फाइलम किसका एग्रीगेशन होगा? क्लासेस का एग्रीगेशन होगा। सारी क्लासेस मिलकर के क्या बनाती हैं? एक फाइलम बनाती है, डिवीजन बनाती है। प्लांट है तो डिवीजन, एनिमल है तो फाइलम, ठीक है ना। जैसे डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी, ये दोनों क्लास हैं, इन दोनों क्लास को कहाँ रख दिया? डिवीजन में, एंजियोस्पर्मी नाम के डिवीजन में। डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि ये प्लांट्स हैं। फिशेज हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गए, ये तीनों क्लास हैं, और इनको एक क्लास में रख दिया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा एक क्या है? फाइलम है, क्योंकि एनिमल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कौन सी क्लास में रखा है इनको? फिशेज, रेप्टाइल्स, मैमल्स एक क्या है? ये सब क्लास है, और इनको कौन से फाइलम में रख दिया गया है? कॉर्डेटा फाइलम में रख दिया गया है। क्लियर है इतना? और बात करेंगे अब किंगडम की। अब किंगडम क्या है? ये लास्ट स्लाइड है आपकी, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा मैं आपको, जो कि भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किंगडम जो है ये फाइलम और डिवीजन का एग्रीगेशन है। तो ये सेल वॉल के बेसिस पे हमने कर दिया कि भाई अगर उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट है, वो प्लांटी में आ गया, प्लांटी किंगडम में आ गया। और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो एनिमेलिया में आ गया। तो जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल की सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है,
या सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। और प्लांटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के सिवाय और क्या होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो ये आपकी सारे क्या हो गए, आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने डिटेल से पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, एक शॉर्ट में पढ़ी और डिटेल में पढ़ी। यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर मैं बात करूं पीछे की स्लाइड में मैं आपको ले जाता हूं, ठीक है, यहां पर देखिए, आप यहां पे देखिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं किंगडम की, ध्यान से समझना, स्पीसीज के लेवल पर सिमिलरिटी ज्यादा मिलेंगी, स्पीसीज के लेवल पर सिमिलरिटी ज्यादा मिलेंगी। जैसे ह्यूमन है ना, ह्यूमन किस में आता है, कौन सी स्पीसीज में आता है, होमो में आता है, होमो सैपियंस, ठीक है। ऐसी और भी बहुत सारी स्पीसीज है। तो एक ही स्पीसीज के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे ना, उसमें सिमिलरिटी ज़्यादा होंगी, उनमें सिमिलरिटी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। लेकिन जीनस के अंदर सिमिलरिटी आपको कम मिलेंगी, फैमिली के अंदर उससे और कम मिलेंगी, ऑर्डर में और कम मिलेंगी, क्लास में और कम मिलेगी, फाइलम डिवीजन में और कम मिलेंगी, और किंगडम में तो बहुत ही कम सिमिलरिटी मिलेंगी ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो स्पीसीज के लेवल पर सिमिलरिटी ज़्यादा होती हैं, और जैसे जैसे आप स्पीसीज से ऊपर की तरफ जाते हो, सिमिलरिटीज क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। और जैसे जैसे आप किंगडम से नीचे की तरफ जाते हो, तो सिमिलरिटीज क्या होती है, बढ़ती जाती है। किंगडम के लेवल पर सिमिलरिटी कम होगी, फाइलम के लेवल पे थोड़ा ज़्यादा होगी, क्लास के लेवल पे थोड़ा ज़्यादा होगी, ऑर्डर पे थोड़ा ज़्यादा होगी, फैमिली पे थोड़ा उससे ज़्यादा होगी, जीनस पे उससे ज़्यादा होगी, और स्पीसीज पे सबसे ज़्यादा होगी। तो किंगडम जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी, समानताएं बढ़ती जाएंगी, समानताएं कम होती जाएंगी, और डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, अंतर बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो डिफरेंसेस कम होते जाएंगे, सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी। तो एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, सिमिलर और कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स कहां पर हैं, मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टर्स आपको कहां पे मिलेंगे, किस लेवल पर मिलेंगे, स्पीसीज के लेवल पे मिलेंगे, है ना। अगर मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इन चारों में मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम सिमिलरिटी कौन से लेवल पे मिलेगी, तो आपका आंसर होगा स्पीसीज। अब मान लो ऑप्शन में स्पीसीज नहीं है, ऑप्शन में मैंने दे दिया आपको क्लास, ऑर्डर और फैमिली। अब मैंने आपसे पूछ दिया कि मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर कौन से लेवल पे होगा, तो आप बोलोगे फैमिली पे होगा, फैमिली पे होगा, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा ऑर्डर में होगा, ऑर्डर से ज़्यादा क्लास में होगा, ठीक है ना। तो ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स कब होता है, क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब मिनिमम सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। जब भाई 10 प्लांट्स हैं, उन 10 प्लांट्स को स्टडी करना आसान कब होगा, जब 10 के 10 प्लांट्स में समानताएं ज़्यादा होंगी, तो उनको पढ़ने में, स्टडी करने में साइंटिस्ट को आसानी होगी। लेकिन अगर उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं उनमें, अब मान लो आप एक आम का पेड़ ले लो और एक आप मटर का पौधा ले लो, तो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है, स्टडी करने में दिक्कत होगी। तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है बात। तो सिमिलरिटीज, लेकिन आम के साथ अगर आपने सेब का वृक्ष ले लिया, ट्री ले लिया, तो दोनों में सिमिलरिटीज आपको ज़्यादा मिलेंगी, डेंस मिलेगी दोनों की रूट्स, ठीक है। तो वहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब मिनिमम सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। और क्लासिफिकेशन सिंपल कब होता है, जब मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा हैं, क्लासिफिकेशन सिंपल इजी, और सिमिलर कैरेक्टर कम है तो क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो बच्चों ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका, ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका द लिविंग वर्ल्ड का। तो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ यहाँ पर छूटी होगी, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस तरीके की फ्लो चार्ट्स और नोट्स के साथ अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है। आप अपनी तैयारी इस तरीके के अट्रैक्टिव नोट्स और फ्लो चार्ट्स, और देखो ये जितने भी फ्लो चार्ट्स और नोट्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि इनको बहुत कंसाइज वे में बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया गया है, और एनसीईआरटी का पूरा कंक्लूजन है ये, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच
फॉर टुडे वीडियोस, ठीक है ना। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो एक थम्स अप तो आपका बनता ही है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए और फ्रेश चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आप इजोटी साइंस। थैंक्स फॉर